जी नमस्कार, सभी को प्रणाम। सभी को आकाश जी के नमस्कार। लिए नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, प्रणाम। नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर। जी नमस्कार, गुड इवनिंग नमस्कार, सर। प्रणाम। आकाश भैया नमस्कार सब लोगों को नमस्कार नमस्कार, सभी को प्रणाम। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और क्लास स्टार्ट नहीं करते हैं, एक नया सीजन स्टार्ट करते हैं। हमेशा हम नए साल की शुरुआत एक महीना पहले करते हैं, इस बार 1.5 महीना पहले कर रहे हैं नए साल की शुरुआत हम लोग। ठीक है जी। और क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। बीच में जो क्लासेस मैं मतलब ले पाऊंगा जूम पे ले पाऊंगा, और अगर कोई क्लासेस नहीं ब्रेक भी होगी तो फिर हम यूट्यूब पे उस टॉपिक को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि बीच में मेरे बहुत सारे प्लान ट्रिप्स हैं, तो मेरे को वहां जाना आना पड़ेगा सब जगह पे। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखेंगे। बहुत सारे चेहरे जाने पहचाने हैं, बहुत दिनों के बाद देखने के बाद अच्छा लग रहा है, और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, तो ये और भी अच्छा लग रहा है। ओके तो हमारा आज का टॉपिक है साइकोलॉजी ऑफ मनी। ठीक है जी। सबसे पहले तो बात करते हैं कि टॉपिक हमने क्यों चुना, और इस टॉपिक के लिए हमने स्पेसिफिक टाइम क्यों, इतना लंबा टाइम क्यों हम लोगों ने इस टॉपिक के लिए रखा। साइकोलॉजी ऑफ मनी टॉपिक को चुनने के पीछे हमारा सबसे बड़ा रीजन है कि बहुत सारी रिसर्च, दुनियादारी और लोगों को देखने के बाद एक चीज समझ में आई कि दुनिया को कोई ताकत चला रही है। हमारी दुनिया को कोई ताकत चला रही है, कोई ऐसी ताकत चला रही है जो कि हमें लगता है कि उस ताकत से हम पावरफुल हो रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि वो ताकत हमें अपना गुलाम बना रही है। और ये कश्मकश हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, और ये कब से चलता आ रहा है, कब से हमारे जीवन के अंदर चलता आ रहा है, हमें कुछ भी इस बारे में समझ में नहीं आ रहा। मतलब एक सीधा सा विचार है जो हम अपने दिमाग में लेके चले तो, कि एक बेजान कागज का टुकड़ा इतना पावरफुल है कि उस उसके खुद के अंदर तो जान नहीं है, लेकिन हम सबकी जान लेके रखता है वो बेजान कागज का टुकड़ा। ठीक है, मतलब उसके अंदर, खुद के अंदर, कागज के टुकड़े के अंदर कोई जान नहीं है, लेकिन हम सबकी वो जान लेके रखता है। उस बेजान कागज के टुकड़े में ऐसा क्या है, और ऐसा क्या है जो हम लोग अपने आप को उस टुकड़े के पीछे, हमने अपने आप को उस टुकड़े का एक गुलाम बना लिया है, मतलब उस कागज के टुकड़े का गुलाम बना लिया है। एवरीबडी सेइंग कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो। ठीक है, हमने भी 2 सीजन एनएलपी किया लगातार, लेकिन इनके बावजूद भी बहुत कम लोगों को, मतलब ये मान के चलते हैं कि अगर हमने 100 लोगों ने एनएलपी का सेशन एक साथ किया, तो 100 में से 10-20 का फीडबैक बहुत सुपर आता है। 10-20 कहते हैं हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए, और बच्चे वो बताते ही नहीं, लापता हो जाते हैं कि उन्होंने प्रैक्टिस करी नहीं करी, कोई काम किया या नहीं किया। तो समझ में नहीं आता कि मतलब रिजल्ट कहाँ गया कंप्लीटली। और अगर हम दिन रात बैठ के कोई मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें चाहिए। ठीक है, लेकिन रिजल्ट की फॉर्म क्या होनी चाहिए। और जैसे कि हम बात करते हैं अध्यात्म की, और दूसरी तरफ हमारे साथ भौतिकता जुड़ी हुई है, और तीसरी तरफ हमारे साथ शक्तियां जुड़ी हुई हैं, तो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन क्या है, इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन को हम किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर देखते हैं। और इससे भी इम्पोर्टेंट एक चीज ये है कि हम जानवर से इंसान बने, या पैसे के चक्कर में हम जानवर ही बने रह गए। पैसे ने हमें जानवर ही बना के रखा हुआ है, क्योंकि दुनिया में जितना भी क्राइम होता है वो सारा का सारा पैसे के, मतलब 90% क्राइम पैसे का है, और 10% क्राइम जो है वो इमोशन को रिलेट करता है, और यहाँ पे दोनों में ही इंटेंशन नहीं है। लेकिन हम इंसान तो बने, लेकिन कोई चीज ऐसी भी है जो हमें कहीं और ड्राइव कर रही है, दैट इज कॉल्ड मनी। ठीक है, बहुत जरूरी है जड़ों तक जाना, उस विज्ञान को समझना जो हमें हमारी ताकत से रूबरू करवाता है, जो हमें बताता है कि अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता हूँ, अगर मैं अपने जीवन के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को धारण कर भी लेता हूँ, तो इस बात की क्या गारंटी है कि मुझे रिजल्ट मिलेगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक मीनिंग बताता हूँ मैं आपको। कहते हैं जो तुम सोचोगे वो तुम पाओगे। ठीक है, अब भाई सबसे बड़ा पंगा ये है कि अगर मेरी जेब में पैसे नहीं है तो मैं सोचूंगा कैसे कि पैसे हैं। ठीक है, और अगर मैं सोच लूंगा तो मैं पा लूंगा, इस बात पे मैं यकीन करता हूँ, बट वो हिम्मत नहीं आती है। वो हिम्मत चाहिए, जब तक हाथ में
होगा नहीं ना पैसा, तब तक मैं बोल नहीं पाऊंगा। और फिर मुझे ही लगता है, मैं ही अपने दिमाग को समझाता हूँ कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। फिर कभी मैं सिखाता हूँ अच्छा मैं पॉजिटिव थिंकिंग रख रहा हूँ। फिर कभी मैं सिखाता हूँ कि नहीं, शायद कुछ अच्छा हो जाएगा, होप फॉर द बेस्ट, कुछ ना होने से अच्छा कुछ अच्छा बोलूं। हम खुद को दिलासे देते हैं, हम खुद को समझाना शुरू कर देते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे। आई एम नॉट सेइंग कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत पावरफुल है, लेकिन हम स्वयं को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कन्वर्ट नहीं कर पाते। उस वो कन्वर्ट ना करने का क्या कारण है? फिर दूसरी चीज क्या है कि लोग कहते हैं मनी इज एनर्जी। समझ में आती है कि मनी एनर्जी है, किसी का भी नहीं हुआ ये पैसा, किसी एक का भी नहीं हुआ आज तक। हम कहते हैं जिसके पास पैसा होता है वो किसी का नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूँ पैसा किसका होता है? कोई एक इंसान ऐसा है जिसका पैसा हो गया आज तक? इतिहास से उठा के देख लीजिए, कोई एक। पैसा भी किसी का नहीं होता और हम भी किसी के नहीं होते। ऐसी कौन सी एनर्जी है, कौन सी शक्ति है जो हमें जोड़ती है साथ में? और एक बेजान कागज का टुकड़ा जो हम जेब में लेके घूमते हैं, जिसमें खुद में जान नहीं है, वो सच में पैसा है या वो पैसे के अलावा कोई और चीज है? मतलब ये हमारे लिए, हमारे थॉट पैटर्न में बात पता होनी चाहिए कि अगर एक रात नरेंद्र मोदी जी टीवी पे आके कहते हैं कि आज रात 500 और 1000 के सारे नोट बंद, तो नेक्स्ट डे नालों में नोट पड़े हैं, लोग बैंकों में जाके पैसा जमा करवाना शुरू कर दिया कि नया नोट मिलेगा पुराना देंगे। वो अलग बात था कि करेंसी चेंज करने के लिए उन्होंने ऐसा बोला था, बट द फैक्टर इज कि उसकी वैल्यू देश के राजा ने 1 सेकंड में खत्म कर दी। मतलब कितने खरबों की वैल्यू 1 सेकंड में 4 शब्दों ने खत्म कर दी कि भैया आज रात के बाद ये 500 और 1000 का नोट नहीं चलेगा 12 बजे तक, और इतनी डेट तक डिपॉजिट करवाओगे तो ठीक, नहीं तो रद्दी। और हुआ भी होगा बहुत सारे लोगों का, जिनको बाद में पैसा मिला होगा घरों से अपने या कहीं से भी पैसा मिला होगा, वो पैसा हमारे काम भी नहीं आया होगा। तो हमें क्या समझ में आया? फिर इस बीच में हमने कोरोना जैसी विपदा को भी सहा। कोरोना जैसी विपदा को भी सहा तो हम पैसा लेके ही बैठे थे, लेकिन पैसे का कोई सिस्टम मैनेजमेंट हम नहीं बिठा पा रहे थे। कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर अगर सब आदमियों के अंदर बराबर का पैसा बांट दिया जाए, जितना भी पूरी दुनिया के अंदर पैसा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना ही पैसा, अगर सबके पास बराबर का बांट दिया जाए तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। कुछ सालों के अंदर वो पैसा वही पहुंच जाएगा जहां से वो आया था। गरीब गरीब रह जाएगा और अमीर अमीर ही रहेगा। ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या चीज है हमारे जीवन के अंदर जो भाई, मेरे पास भी एक दिमाग है, अच्छा ज्ञान है, आपके पास भी दिमाग है, अच्छा ज्ञान है, आपने भी बहुत अच्छी एजुकेशन की है, मैंने भी बहुत अच्छी एजुकेशन की है, हम सब लोग मतलब पढ़े लिखे हैं, दिखते भी ठीक ठाक हैं, सोचते भी ठीक ठाक हैं। तो कोई अमीर और कोई गरीब, किसी के पास पैसा भाग के जा रहा है और कोई पैसे के पीछे भागे जा रहा है। कोई 2 वक्त की रोटी भी नहीं कमा पा रहा है और कोई व्यक्ति के पास हर सेकंड में करोड़ों रुपए आ रहा है। ऐसा क्या विज्ञान है? अब ये तो नहीं हो सकता, ये कोई चमत्कार है, ठीक है। भाग्य रेखा पे दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर बात करते हैं, बट मैं भाग्य रेखा पे यकीन नहीं करता। मुझे लगता है कि ऐसी कोई रेखा हाथ में होती नहीं है जिसको भाग्य रेखा कहा जाए, ठीक है। रेखा तो गढ़नी पड़ती है अपने हाथ के अंदर, हमें खुद गढ़नी पड़ती है। और सक्सेस और कामयाबी जो 2 पैरामीटर होते हैं जीवन को जीने के लिए, ये कमाए जाते हैं। ये विरासत में कितने भी मिल जाएं, आपने हजारों ऐसे अपने सराउंडिंग एग्जाम्पल देखे होंगे। करोड़पति आदमी है, अरबोपति आदमी है, घर में एक बच्चा खराब निकला सब पैसा खत्म, सब बर्बाद। कोई लॉटरी खेल ली, किसी ने जुआ खेल लिया। हम तो लोगों की बात कर रहे हैं, कंट्रियों की कंट्रियां बर्बाद हो जाती हैं, ठीक है। कंट्री की कंट्रियां गलत डिसीजन के कारण खराब हो जाती हैं। हम इस बात को मतलब समझ नहीं पाते कि ऐसा क्या होता है जो हमें अलग करता है। सबको रोज भूख लगती है खाने की, ठीक है जी? नहीं, सबको रोज खाने की भूख लगती होगी, आई एम श्योर कि सबको रोज भूख लगती होगी। अ, जो बताएगा उसको पिज्जा मिलेगा, गर्दन हिलाने पे पिज्जा मिलेगा। सबको रोज भूख लगती है, हाँ, तो पिज्जा आज रात को आपके सपने में आएगा। ओके, तो सबको पैसे की भी हर रोज भूख लगती है, पैसे की भी भूख लगती है और खाने की भी भूख लगती है। हम चाहे लाख कहें, लेकिन पैसा हमारी जरूरत है। आज की डेट में
कोई ऐसा वैरागी भी नहीं है जिसको पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि उतना अध्यात्म नहीं बचा कि लोग वैरागियों की सेवा करें, इसलिए वैरागी भी इनसिक्योर घूमते हैं। वैरागी को भी मोबाइल चाहिए और वैरागी को भी पैसा चाहिए आज की डेट के अंदर। ऐसा भी सिस्टम बहुत माइनर लोग, मतलब माइनर गिनती कर लो तो बहुत गिने चुने लोग होंगे जो इस प्रकार से मतलब होंगे, जो नहीं पैसे को परवाह करते। बाकी 99.9% हर किसी को पैसा चाहिए। पूरी दुनिया के अंदर कितना पैसा है, अपना हिस्सा देखे तो ज्यादा नहीं है, 40 खरब। कितना? 40,000 करोड़ खरब। ठीक है, 40,000 करोड़ खरब पूरी दुनिया के पास पैसा है। ये तो है वो जो एक नंबर का है। और जब हम डार्क साइड की बात करते हैं तो कहते हैं 1,03,000 खरब, ट्रिलियन, इतना पैसा दूसरी साइड पे पड़ा है। खैर ये सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन हमें जानना है मैं कहाँ, मेरा भौतिक वर्ल्ड कहाँ, और मैं इस क्लास में अगर आया तो मैं पैसे की बात क्यों कर रहा हूँ। दो चीजें बड़ी क्लियर है। पैसे का जन्म ही भूख से हुआ है। ठीक है, पैसे का जो दिमाग था, मतलब जैसे कहते हैं कि एक बच्चे को माँ जन्म देती है, ऐसे ही पैसे को जन्म दिया किसने? भूख ने। तो पैसे के माता कौन है? भूख। और पिता कौन है? भूख। अब इस बात को हम डिनाई तो नहीं कर सकते कि हम पैसा किस लिए कमाते हैं, खाने पीने के लिए, सर्वाइवल के लिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि उसके माता पिता, उसके जीन्स में भूख है, इसीलिए हमारी भूख कभी पैसे को लेकर थमती नहीं है। इसीलिए हमें हर रोज सिर्फ खाने की भूख नहीं लगती है, हमें पैसे की भूख भी बराबर लगती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, कि भूख हमारी, जो हमारे डीएनए में है वही तो हम करते हैं। और पैसे की डीएनए में क्या है? भूख। ठीक है, भूख एक ऐसा प्रोसेस है जो हर रोज चलता है। पैसा भी एक ऐसा प्रोसेस है जो हर सेकंड हमारे विचार में चलता है, सभी के चलता है। आधे लोग जवानी में बुढ़े हो गए ये सोच के कि मेरे बुढ़ापा कैसे कटेगा, अरे अभी तो आया ही नहीं। आप पहले ही बुढ़े हो गए सोच के कि मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। और आधे लोग जो हैं वो लाइफ में स्टक हो गए, मतलब हिल डुल भी नहीं पा रहे हैं कि मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा, स्टक हो गए। कोई तो पढ़ लिख के डिप्रेशन में जा रहा है, और कोई अमीर बनने के चक्कर में कर्ज में जा रहा है। कोई कह रहा है पैसे को लेके एक नेगेटिव पैटर्न ही बना दिया, भी पैसा तो 2 नंबर से ही कमाया जा सकता है, पैसे से तो सेल्फिश हो जाते हैं, पैसा तो ये और पैसा तो वो, हर किसी को पैसा ही चाहिए। अब पैसा क्या है? पैसा हमारे जीवन का वो डार्कर वर्ल्ड है, वो डार्कर साइड है, जिसको एक आध्यात्मिक आदमी तो कभी खुल के बोल नहीं सकता। मतलब एक आध्यात्मिक आदमी से पूछो कि पैसा क्या है, वो तो कहेगा कुछ नहीं है, लेकिन चाहिए सबको है, हर किसी को चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसको पैसा नहीं चाहिए। और ये हमारी लाइफ का एक ऐसा डार्कर साइड है जिसको फुलफिल करना, मतलब हम सबके लिए उतना ही जरूरी है जितना सुबह उठ के खाना खाना, दोपहर को खाना खाना और रात को सोने से पहले खाना खाना, उतना ही जरूरी है। अगर पेट में अन्न का दाना नहीं होगा तो भूख नहीं आएगी, ओह क्या नाम है, नींद नहीं आएगी अगर पेट में अन्न नहीं होगा तो। ऐसा ही होता है ना। और अगर जेब में पैसा नहीं होगा तो संतुष्टि नहीं आएगी, मतलब हम अध्यात्म नहीं कर सकते। कर सकते हैं कुछ लोग अध्यात्म, जो संपूर्ण संन्यास की बात करते हैं। संपूर्ण संन्यास का मतलब कंप्लीट त्याग, घर बार परिवार और सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं और संपूर्ण त्याग करते हैं, वो लोग अध्यात्म कर सकते हैं। लेकिन उनकी संख्या ना पूरी दुनिया में अगर ले ली जाए तो पूरी दुनिया में 4.5% लोग अध्यात्म करते हैं, और उनमें ऐसे सन्यासियों की संख्या जो होगी ना, वो उसका 100वां हिस्सा भी नहीं होगा। उस 4.5% का 100वां 1000वां हिस्सा भी नहीं होगा, बहुत गिने चुने होंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं अपनी। ना तो हम सन्यासी बन सकते हैं, ना हम साधु बन सकते हैं। ठीक है जी। और हमें अध्यात्म भी करना है, हमें संतुष्टि भी चाहिए और मार्गदर्शन भी चाहिए। तो हम अपनी नीड को फुलफिल कैसे करें? ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड में रह के हम अपनी जरूरतों को पूरा कैसे करें, उसके लिए हमें इस मनोविज्ञान को सीखने की जरूरत है। अब कितने लोग विज्ञान में यकीन करते हैं?
ठीक है जी। साइंस पे हमारा कितना यकीन है? जितने लोग इस क्लास में हैं, आप करो यकीन ना या ना करो, विज्ञान की ताकत से हम इस क्लास के अंदर हैं। कोई सॉफ्टवेयर, कोई ना दिखने वाली इनविजिबल एनर्जी लाइक इंटरनेट का कनेक्शन हमें मिला हुआ है, वायरलेस कनेक्शन के ऊपर हम लोग बैठे हैं, कोई मोबाइल पे बैठे, कोई कंप्यूटर पे बैठे, विज्ञान के बिना हम सब अधूरे हैं। तो कहते हैं फॉर मोर अर्निंग डू मोर लर्निंग। जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे पैसे के बारे में, जितना हम पैसे को जानेंगे, उतना ज्यादा हमारी अर्निंग बढ़ सकती है। देखिए, मुझे नहीं पता लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे काम करता है, ठीक है जी। मुझे ये जरूर पता है कि ब्रह्मांड अनंत है और कोई चीज उसके बियॉन्ड भी हो सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के से आगे भी हो सकती है, उसके बियॉन्ड भी हो सकती है। वो चीज क्या है? वो चीज है हमारा कॉन्शियसनेस, और हमें पैसे के प्रति अपने कॉन्शियसनेस को जगाना होगा, हमें समझना होगा। जितने भी लोग ये क्लास में हैं, जितने लोग जूम पे अटेंड करेंगे जूम पे करेंगे, और बाकी सब जूम के बाद ये क्लास यूट्यूब पे डलेगी तो आप लोग यूट्यूब पे अटेंड कीजिएगा। एक बात की गारंटी है, आज से एक बात की गारंटी है, ये 41 दिन की घोर तपस्या वर्सेस 40 दिन का विपासना बराबर का काम करेगा। 40 दिन तक एक शब्द ना बोलना और मेडिटेशन में बैठे रहना, वो एनर्जी होना, और 40 दिन की ये तपस्या जो हम यहाँ करने जा रहे हैं, 41वें दिन बात करेंगे, हमारे ब्रेन का हर पैटर्न बदलेगा, हर एक पैटर्न। कोई पुराना सिस्टम नहीं जो हम पहले कर चुके हैं। पुरानी क्लास जैसा कुछ भी नहीं होने वाला इस क्लास के अंदर, सब कुछ नया, इंटायर न्यू थिंग्स, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बियॉन्ड कर रहा हूँ, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बियॉन्ड जाना है तो हमें लेना होगा अपने ब्रेन से एक एक्सिस, जिसको बोला जाता है कि भैया अगर कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो सॉफ्टवेयर से पहले बाइनरी कोड बनते हैं। वो बाइनरी कोड क्या है? मतलब मैं अमीर हूं या गरीब, इसका डेटा कहाँ छुपा हुआ है मेरे ब्रेन के अंदर, पहले मुझे ये पता लगे। पहली बात, इस दुनिया में कोई भी गरीब नहीं है। हमारे एक नहीं 3 जन्म एक साथ होते हैं। एक जन्म होता है हमारा शरीर के साथ, ठीक है। जिसको पैसा ना भी मिले, जिसको पैसा ना भी मिले तब भी 2 रोटी मिलेगी। ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने जीवन में 1 रुपया नहीं कमाया, लेकिन वो रोज रात को खाना खा के सोते हैं, कभी भूखे सोते हैं, और ऐसे हजारों करोड़ों जीव जंतु हैं। दूसरा, हमारा जन्म होता है, एक तो शरीर के साथ होता है, एक हमारा जन्म होता है आत्मा के साथ, जिसमें पैसा हो भी तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और तीसरा जन्म जो हमारा होता है वो होता है विस्तारवाद के साथ, जिसके अंदर हम सब बैठे हैं अभी जूम के ऊपर। सारी की सारी बात जो शुरू होती है यहाँ पे, वो बात है सर्वाइवल और विस्तारवाद की। हम समझेंगे, पहले ये समझेंगे कि पैसा पैसा ही है या पैसा कुछ और है। कितने लोग मानते हैं कि मनी इज मनी? ये मनी मनी नहीं है, कुछ और है। आज की डेट में एक बिटकॉइन 46 लाख रुपए, 47 लाख रुपए, 45 लाख रुपए का इंडिया में आता है, पर किसी ने वो पैसा देखा नहीं आज तक। देखा है किसी ने? 2011 में बिटकॉइन कितने का था, आज कितने का है? वो मेरी जेब में नहीं है, पर वो मेरा है। वो मुझे ऊर्जा देता है और मुझे शक्ति देता है। मेरा पैसा मेरी जेब में नहीं है, मेरे बैंक में पड़ा है, लेकिन वो मुझे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है। मैं हर रोज 50 तोले गोल्ड डाल के नहीं घूम सकता, लेकिन मेरे घर में पड़ा है तो मैं सिक्योर हूं। आप क्या समझ रहे हैं इस बात से कि वो मेरा नहीं है जिसे मैं पैसा कहता हूं, लेकिन वो मेरा है। वो बेजान है और मैं जानदार हूं, फिर भी हम दोनों के बीच में ऐसा क्या कनेक्शन है जो हमें जोड़ता है? और वो ना हो तो ना मेरे पास नींद है, ना मेरे पास चैन है, ना मेरे पास सिक्योरिटी है जीवन की, ना मेरे पास कोई अदर थिंग है। ये ऐसी चीज है जो हमें सोचने में मजबूर करता है कि ये ईश्वर के द्वारा बनाई हुई की चीज है। तो समझ में आता है कि हम सब एक रेस में हैं। अगर ये इंसान के द्वारा बनाई गई कोई चीज है पैसा, तो इस रेस में ईश्वर का क्या रोल है? अगर इंसान ने ये सोच बनाई, तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे पैसे के साथ जोड़ती है, और ऐसी कौन सी शक्ति है जो ईश्वर को पैसे और हमारे साथ जोड़ती है? ये समझना बहुत जरूरी है। आज तक तो हम लोग यही समझते हैं कि ये पैसा है, लेकिन
ट्रस्ट मी, आज रात को सोने से पहले जो भी नोट आपके पास पड़ा हो, कोई भी एक नोट आपके पास पड़ा हो, तो आप उसको ध्यान से देखना कि अगर इसको कुछ भी ऊंच नीच हो गया ना, इसके साथ एक कॉर्नर फट गया, इसका नंबर फट गया, तो ये बेजान है। अगर ये काला हो गया तो भी ये बेजान है। अगर इसके 4 टुकड़े हो गए तो भी ये बेजान है। मतलब आप ये समझोगे कि वो जीवित है या मृत है, आप इस बात का ही आइडिया नहीं लगा पाओगे। और जिसको आप कहते हो धातु है, मतलब लाइक गोल्ड है, चांदी है, पीतल है, जिसको आप कहते हो धातु है, उसको ध्यान से देखना, उसमें जान ही नहीं है, लेकिन वो हमारी जान है। कोई छीन के तो दिखाए मुझसे सोना, मैं लड़ लूंगा। इतने बड़े बड़े युद्ध हो गए, मतलब कंट्रियां की कंट्रियां लड़ पड़ी, कोई चंगेज खान बन गया, कोई ब्रिटिश बन गए, कोई मुगल बन गए, पता नहीं क्या क्या हो गया, लेकिन किसके लिए लड़े? एक बेजान चीज के लिए। अब इस चीज की वैल्यू कैसे बनी, और इसकी वैल्यू हमारी कॉन्शियसनेस में कहाँ जुड़ती है हमारे साथ, और हमारी कॉन्शियसनेस में ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे साथ इसको जोड़ती है? और पैसे के साथ क्या अध्यात्म का कोई रिश्ता हो सकता है? अगर इंसान ने बनाया तो अध्यात्म का क्या रिश्ता इसके साथ? और भगवान ने बनाया तो हमें रेस में क्यों दौड़ाया सबके सबको? तो हम रेस में क्यों दौड़े? फिर भगवान ये क्यों कहता है कि छोड़ो पैसा और मुक्ति के मार्ग पे आ जाओ? ये भी तो एक कॉन्सेप्ट है। अगर हम भगवान वाले कॉन्सेप्ट से जाते हैं तो भी फंसते हैं, और इंसान वाले कॉन्सेप्ट से जाते हैं तो भी फंसते हैं। और पूरी दुनिया को चलाने वाले सिर्फ कुछ ही लोग हैं, और वही सारे पढ़े लिखे नहीं है, वही सब के सब पढ़े लिखे नहीं है, वो सब दिमाग से है, आइडिया से हैं, और हम लोग उनके पीछे पीछे हैं। वो जैसे चला रहे हैं हम वैसे चल रहे हैं। सुना था कि भेड़ बकरियों का व्यापार होता है, अभी हम खुद ही भेड़ बकरी बने होंगे सबके सब, क्योंकि कोई हमें चलाता है, कोई हमें कहता है कि भैया देने पड़ेंगे 350 रुपए महीने के अगर टाटा स्काई देखना है तो, मोबाइल का रिचार्ज करवाना पड़ेगा अगर किसी से बात करनी है तो, अगर आपको गैस चाहिए तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा। हम उस जमाने के लोग हैं जब इंसान को बेचा जाता था, या आज के लोग हैं जो पैसे से सिर्फ चीजों को खरीद के अपने फ्रीडम को साबित करते हैं? इतने सारे सवाल हैं, और सबके साथ एक और सवाल जुड़ा हुआ है कि मैं कहाँ इस पूरी दुनिया के अंदर, मैं कहाँ? इतने खरबों अरबों रुपया है प्लेनेट पे। एक रिसेंट रिसर्च आई है हमारे प्लेनेट के ऊपर कि अर्थ के अंदर अभी इतना सोना है हमारे प्लेनेट के ऊपर, अगर पूरे प्लेनेट को लपेट दिया जाए उस सोने से तो 1.5 मीटर मोटी परत बनेगी सोने की। कितनी मीटर? 1.5 मीटर मोटी परत बनेगी। सोना भी इतना है। और जिसके पास सोना बहुत है उसको वैसे ही नींद नहीं आती, उसको डर सताता है। जिसके पास बहुत सारा पैसा है उसको मनी का डर सताता है। जिसके पास पैसा है उसके दुश्मन भी बहुत सारे हैं, ठीक है, जिसको संभालना भी पड़ता है, छुपाना भी पड़ता है, और जिसके पास नहीं है वो भाग रहा है। इस एनर्जी का नेगेटिव क्या है, इस एनर्जी का पॉजिटिव क्या है? ब्रह्मांड भी 2 एनर्जियों से जुड़ा हुआ है, हम भी 2 एनर्जियों से जुड़े हुए हैं, मनी के अंदर भी 2 एनर्जी हैं, लेकिन हम कौन से वाले हिस्से का पार्ट है, नेगेटिव या पॉजिटिव? हम किस हिस्से का पार्ट है? और ऐसी कौन सी साइकोलॉजी है जो मुझे जोड़ती है, मेरे रिश्ते को जोड़ेगी उसके साथ, पैसे के साथ? क्या मैं पैसा पैसा करता रहा बचपन से, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, और एंड ऑफ द डे तक मैं 2 ही चीजों में जिया? पूरी लाइफ हमारी 2 चीजों में जाती है, पैसा प्लस इमोशन, पैसा प्लस इमोशन। एक आंटी जी अगर 90 साल की बेड पे पड़ी है और उनके घर में कोई 18-20 साल की लड़की है, तो वो जुल्म किए बिना नहीं जाएंगी, बेटा इसकी शादी कर दो, मेरी आंखों के सामने शादी कर दो। दैट इज इमोशन, ठीक है जी। उसके बच्चे सेट हो जाए, उसके बच्चे ये कर लें, उसके बच्चे वो कर ले, या तो हम इसमें जिएंगे, उसने मेरे बारे में क्या कहा, उसने मेरे बारे में क्या कहा, और या फिर हम जिएंगे किसमें? दूसरे फैक्टर के अंदर, दैट्स कॉल्ड मनी। पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, और जब तक होश आएगा पता लगेगा लीवर डैमेज। चाहे फिर आप बहुत बड़ी इकोनॉमी चलाते हो, आपका नाम स्टीव जॉब्स है, कोई नहीं बचा पाएगा। फिर चाहे आप माइकल जैक्सन हो, कोई नहीं बचा पाएगा। दोनों ही फॉर्म के अंदर पीस नहीं है, और पीस ढूंढते हैं हम अध्यात्म के अंदर। हम पीस ढूंढते हैं अध्यात्म के अंदर। अध्यात्म भी हमारा अपना नहीं,
अध्यात्म भी हमें दूसरों ने दिया, कंप्लीट। वेद किसी ने लिखे, गीता किसी ने लिखी, बाइबल किसी ने लिखी, कुरान कहीं से प्रकट हुई, वो भी हमारा नहीं, वो हमें समझ नहीं आता, तो वहां भी हम पैसे देके सीखने जाएंगे या पैसे लेके सिखाना शुरू कर देंगे। वहां पे भी हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। आखिर एज ह्यूमन हम मोक्ष की डिमांड करें तो मरे, मोक्ष की डिमांड ना करें तो मरे, करे तो करे क्या? मतलब ऐसी कौन सी साइकोलॉजी है जो हमें समझ में नहीं आ रही? एक व्यक्ति जो बहुत अमीर है, अमीरी में रहता है और अमीरी में चला जाता है, हम कहते हैं भाई इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी थी। कहाँ लिखी थी उसकी किस्मत? किसी किताब में पढ़ी आपने? आप बिलियनियर्स को देखते हो, उनके लाइफस्टाइल्स को देखते हो, तो आपको लगता है यार ये आदमी के पास आइडिया था, मेरे पास वो आइडिया नहीं था, इसको उसने सपोर्ट कर दिया, इसको उसने सपोर्ट कर दिया। हम इन थ्योरीज के अंदर अपने जीवन को खत्म कर देते हैं और हम ये समझ नहीं पाते कि इतने बड़े वर्ल्ड के अंदर मैं कहाँ। और आज तक तो मनी इज एनर्जी कह के हमने खुद को सेटिस्फेक्शन दे दी। हु क्रिएट दिस एनर्जी? गॉड और हम खुद, हमने या भगवान ने? अब भगवान का नाम नहीं लगा सकते, उसने पैसा नहीं बनाया, उसने हमें एक जीव बनाया था। जीव, जीव से इंसान हम खुद बने। बट एक सवाल जो आपको आज रात को पूछना है खुद से, पैसा जानदार या बेजान? पैसा कोई जानदार चीज है या बेजान चीज है? ठीक है, देखो आंसर जो आना चाहिए वो आपकी आत्मा से आना चाहिए। बेजान लिखेंगे इसका मतलब ये थोड़ी है कि पैसे की जान खत्म हो जाएगी, और जानदार लिखेंगे तो भैया आप एक कागज के टुकड़े को जानदार कैसे कह सकते हो? ठीक है, इस बात का एक्सप्लेनेशन आपको देने खुद को। हर क्लास में 2 क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। एक यूट्यूब वीडियो का शॉर्ट आपके पास आया करेगा, लिंक आया करेगा, उस लिंक पे आपको 2 क्वेश्चन सुनने हैं और लिंक के नीचे आपको रिप्लाई करना है। ठीक है जी, सभी व्यक्तियों को। उससे क्या होगा, हमारा आपस में कम्युनिकेशन बढ़ेगा, नॉलेज एक्सचेंज होगा कि मैं क्या सोचता हूँ और आप क्या सोचते हैं, और उसके बाद हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उस चीज को प्रॉपर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो अब पैसा जो है अगर जीवित है तो कैसा है, और पैसा अगर मृत है तो कैसा है? आज तक हम ये नहीं कह समझ पाए कि पैसा कभी मृत हुआ। हाँ, पैसा मृत हुआ, लेकिन क्या सच में मृत हुआ, ये भी नहीं हम समझ पाए। अगर हमारी शक्लें अलग अलग हो सकती हैं तो पैसे की भी अलग अलग शक्लें हैं। क्या वो कोई दूसरी डायमेंशन का हिस्सा तो नहीं है जो हमारे साथ ही हमारे पैरेलल ही चलती है, कोई अलग डायमेंशन, और जिसको हम पहचान नहीं पा रहे? और उस डायमेंशन के रूल्स को समझने के लिए हम कहीं ना कहीं फेलियर हो रहे हैं। 25 साल 30 साल एक बेबी से लेके एक यंग इंसान बनने तक ना, पढ़ाई 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 पढ़ाई, और उसके बाद डिप्रेशन, नौकरी नहीं मिल रही जी, नौकरी मिल रही है तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही जी, बॉस जीने नहीं दे रहे जी, कस्टमर नहीं आ रहे जी, फिर पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स, करते करते 36 साल हो जाती है उम्र। ये देश की 90% जनता का हाल है, 90% जो मैं आपको बता रहा हूँ। सुखी तो सिर्फ 10% है मेरे जैसे। ठीक है जी। तो उसके बाद अगर आप कहीं आगे बढ़ने लगते हो धीरे धीरे, तो शादी, सामाजिक, सोशलिज्म, परिवार, बच्चे, जिम्मेदारियां, फिर कहीं जाके आगे पहुंचते हो तो बीमारी। विज्ञान पॉजिटिव थोड़ी है, विज्ञान नेगेटिव भी बहुत है। मेडिकल की खोज ने हमें क्या दिया है? बीमारियों के नाम। दवाइयां तो बाद में बनी है, पहले तो बीमारियों के नाम दिए मेडिकल ने हमें। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अब इतना खतरा कि मेरा जीवन बिना मेडिटेशन किए शून्य हो गया। बिना मेडिटेशन करे हम शून्य हैं, क्योंकि हम एक ऐसे भंवर में फंसे हैं जहां ना सोच सकते हैं ना समझ सकते हैं। ना हम सोच पा रहे हैं कुछ, ना हम समझ पा रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ये जो स्क्रीन पे मुझे दिखाई दे रहे हैं कंचन बंसल मैडम, ये अमीर कैसे हैं? और ये जो साथ में समिता रानी मैडम बैठे हैं, इनके पास कम पैसा क्यों है? और पद्मा आंटी जो रिटायरमेंट की एज से ऊपर चली गई हैं, उनको पैसे की क्या जरूरत? हर किसी के ऊपर अगर हम बात करें तो समझ में नहीं आता हमें कि हम कर क्या रहे हैं।
ठीक है, चाहिए सबको। और किसके लिए, क्यों, ये हम नहीं सोचते। अगर हम सर्वाइवल की बात करें तो एक आदमी को इंडिया के अंदर 3200 रुपये महीना होता है फॉर सर्वाइवल। 3200 रुपये में आपको 3 टाइम का खाना भी मिल जाएगा जो हमारे सिस्टम है, और सर्वाइवल भी मिल जाएगा। लेकिन हम नहीं रुकते नहीं, असल में हम रुक सकते ही नहीं, क्योंकि हमने एक ऐसी ऊर्जा को जन्म दिया है अपने दिमाग से, एक ऐसी ताकत को जन्म दिया है जो हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। हमें हर रोज भूख लगती है, परमात्मा ने हमें एक ही भूख दी थी, हमें हर रोज भूख लगती है, और इस भूख को जन्म दिया है भूख ने। भूख के माता पिता ही भूख हैं, और भूख की जो दूसरी संतानें हैं वो है दरिद्रता, बेचैनी। ये उनकी अगली जनरेशन का नाम है, दरिद्रता, बेचैनी, परेशानी। क्यों? क्योंकि हम चलते गए आगे, और पीछे का मैप हमने नहीं बनाया अपने जीवन के अंदर, हमने पीछे का रास्ता नहीं बनाया। हमें नहीं पता कि अगर किसी सर्कल को कंप्लीट करना है तो जहां से सर्कल का आरंभ हुआ है वहीं से सर्कल का अंत होगा। पता है ना जी, मैथ में सर्कल का जहां से अंत होगा वहीं से सर्कल का आरंभ होगा, और आरंभ ही अंत है। तो पैसे का आरंभ क्या है, सबसे पहले सोचने की जरूरत है। पैसा कहां से शुरू हुआ? मतलब दुनिया में जब 150वां साल था, जब हम पाषाण युग में एंटर किए थे, जब खेती नहीं थी, वी आर जस्ट ए ह्यूमन, मतलब हम सिर्फ 2 पैरों पे खड़े होके लकड़ी से शिकार करने के लायक हुए थे, हमने आग की खोज की थी। दैट टाइम हमने मनी की एनर्जी की शुरुआत की थी, हमने पैसे को जन्म दिया था। लेकिन किससे दिया था जन्म? एक मूलभूत विचार से, एक छोटे से विचार से। जो लोग कहते हैं मनी इज एनर्जी, प्रूफ करो कैसे? आप मेरे को प्रूफ करके दिखाओ कि मनी एनर्जी कैसे है। एक विचार जो कि ये था कि 2 कबीले के लोग एक जानवर का शिकार करते हुए जब आमने सामने आ गए, और दोनों के बीच में एक बात हुई कि इसको मैंने मारा और इसको मैंने मारा। ठीक है, दोनों कबीलों के बीच में बात हुई, इसको मैंने मारा, इसको मैंने मारा, और उस जानवर के चक्कर में उन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। और जो बचे उनके बीच में सिर्फ एक चीज का फैसला हुआ, एक जानवर लेगा तो दूसरे को क्या मिलेगा? एक ने कहा जानवर, तो दूसरे ने कहा जो हथियार तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, जो हथियार तुम्हारे पास है वो तुम मुझे दे दो। और यहाँ से इससे पहले जो हमारा लेन देन था, वो सारा का सारा लेन देन हमारा प्रकृति के साथ था। किसके साथ था? प्रकृति के साथ। जब हम पेड़ से फल खाते थे तोड़ के, तो उसका हमें हिसाब नहीं देना पड़ता था, लेना था पेड़ से, देना नहीं पड़ता था। और आज यहाँ पे हमने लेने और देने का एक कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया 150 बीसी के अंदर। ठीक है, मतलब 150वें साल के अंदर। और जब हमने ये लेन देन शुरू किया तो ये अप्राकृतिक था। ये क्या था? अप्राकृतिक। इसीलिए कहा जाता है कि जिसके पास बहुत है वो भी टेंशन में है, और जिसके पास नहीं है वो भी टेंशन में है। जितने भी लोग, जितनी भी कहानियां आपने आज तक सुनी होंगी, और जहां पे अप्राकृतिक शब्द होगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक इस शब्द की व्याख्या को आप समझिए 2 शब्दों के अंदर, वहां चैन और पीस नहीं होगा। ठीक है, चाहे महाभारत में कुंती माता ने सूरज को जल चढ़ा के कर्ण को पैदा किया, और कर्ण के पास एक कवच था, कुंडल थे, भरपूर ताकत थी, अच्छी शिक्षा थी, सब कुछ था, कैसे भी उसने परशुराम जी से शिक्षा हासिल की थी, लेकिन उसके जीवन में पीस ऑफ माइंड नहीं था, क्योंकि उसका जो जन्म था वो अप्राकृतिक था। प्राकृतिक जन्म नहीं कहते उसको।
और जो अभी हम बात कर रहे हैं लेन देन शब्द जो हुआ वो अप्राकृतिक है। प्रकृति क्या कहती है? प्रकृति कहती है कि तुम मेरा फल खाओगे तो फल में से एक बीज निकलेगा, और जब तुम उस बीज को फेंक दोगे खाने के बाद, तो उस बीज से वो बीज दोबारा से पेड़ देगा, फल देगा। बीज का काम क्या होता है? बीज दोबारा पेड़ बनता है और दोबारा फल देता है। वो बीज बहुत सारे बीजों को जन्म देगा। ये तो प्रकृति है। लेकिन अप्राकृतिक क्या है? लेन देन जो हमने बनाया। यहाँ पे ईश्वर का रोल कहीं से कहीं तक नहीं है। अगर ईश्वर का रोल पैसे के अंदर है तो मैं दो टुक आपसे बात करता हूं, सोने का चढ़ाए जाने वाला मुकुट मंदिर के अंदर गायब क्यों नहीं हो जाता? भगवान को दिया ना आपने, तो भगवान के पास क्यों नहीं चला जाता? और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर आप स्ट्रीट डॉग के सामने गोल्ड की चैन फेंक दो, क्या खा लेगा क्या? या उसको $200 खिलाओ तो क्या वो खा लेगा? अगर उसको बताओ कि ये तेरा गूगल पे है भाई, इसके अंदर इतने पैसे हो गए, क्या वो डांस करके दिखाएगा क्या? उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो प्राकृतिक है। और हम कौन है? हम अप्राकृतिक। मनी ट्रांजैक्शन इज अप्राकृतिक, और अप्राकृतिक पूरा विज्ञान है। अगर आप विज्ञान की व्याख्या को पढ़ते हैं तो पूरा विज्ञान ही अप्राकृतिक है। और अगर पूरा विज्ञान अप्राकृतिक है तो विज्ञान के कुछ नियम है। विज्ञान के नियम है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, मेटाफिजिक्स है, और बहुत सारी चीजों के प्रति समझ का होना विज्ञान है। आई एम राइट? तो पैसे के भी कुछ नियम होंगे, लेकिन वो नियम कायदे बने कैसे? मनी जो अप्राकृतिक लेन देन शब्द को, लेन देन शब्द को अप्राकृतिक माना जाता है हमारी लैंग्वेज के अंदर और संस्कृत लैंग्वेज के अंदर भी। तो लेन देन जो हुआ शुरू, वो अप्राकृतिक था। इंटायर कास्ट सिस्टम इज अप्राकृतिक। जो हमने बनाया वो सब कुछ अप्राकृतिक है। जो प्राकृतिक ने बनाया वो प्राकृतिक के नियमों से चलता है। जो इंसान ने बनाया वो इंसान के नियमों से चलता है। मैं सही बोल रहा हूँ? हम सभी इस चीज को कण कण पे महसूस, कदम कदम पे महसूस करते हैं, और प्रकृति भी हमें कदम कदम पे ये लेसन्स देती रहती है कि मेरे नियम अलग हैं, तुम्हारे अलग हैं। और हम प्राकृतिक के नियमों को समझने की कोशिश को बोलते हैं विज्ञान। जो हम प्राकृतिक के नियमों को समझ के कोशिशों को बोलते क्या है? विज्ञान, आविष्कार, ऐसे शब्दों का हम यूज करते हैं। लेकिन पैसे को जो हमने बनाया तो इसमें ऊर्जा कहाँ से डाली? इसके अंदर बेचैनी कहाँ से आई? दरिद्रता जैसा शब्द कहाँ से आया? कोई अमीर कैसे बन गया? इसके अंदर शक्ति कहाँ से आई? पैसे के अंदर पैसा ताकतवर कैसे बना, और पैसे ने अपने चेहरे कैसे बदले? ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और दैट, इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। दैट इज कंप्लीट साइकोलॉजी। अगर मुझे यही नहीं पता कि जी अगर मेरे को किसी से लड़ना है तो उसकी ताकत क्या है, तो मैं सीधा जाके लड़ूं, और मेरे को पता लगा भैया ये तो कोई पहले तो फोन पे धमकी दे रहा था, सामने आया तो ये 7 फुट का आदमी है, एक हाथ से उठा के फेंक देगा, मुझे उसकी ताकत का अंदाजा ही नहीं था, तो मैं उससे लड़ूंगा कैसे? और अगर मुझे पैसे की ताकत का अंदाजा ही नहीं है, और मैं पैसे को जानता ही नहीं हूं, और बस मैं उसके पीछे भाग रहा हूं, तो मैं कितना बड़ा पढ़ा लिखा हूं? मैं कितना इंटेलिजेंट इंसान हूं? मैंने जीवन में कितना ही अध्यात्म और पढ़ाई करी है? क्वेश्चन मार्क लग जाता है। हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, कोई पीएचडी करके बैठा है, कोई एलएलबी करके बैठा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अध्यात्म में मतलब टॉप हीलर है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि यार बेजान है और मैं इसके पीछे भाग रहा हूं। और हीलिंग भी देते हैं तो एक वर्ड यूज करते हैं, एनर्जी एक्सचेंज तो लगेगा। तो किस एनर्जी को किस एनर्जी से एक्सचेंज कर रहे हो? ठीक है, मैं एनर्जी एक्सचेंज देने के लिए तैयार हूं, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये एनर्जी जो आप मुझे दे रहे हो वो प्राण ऊर्जा है, लेकिन जो आप मुझसे एनर्जी ले रहे हो वो क्या है? आप कहते हो ये मनी है। मनी तो है, लेकिन ये एनर्जी कैसे है? अच्छे अच्छों के पास इसका जवाब नहीं होगा जो मनी एक्सचेंज की बात करते हैं। अच्छे अच्छों के पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये सवाल इतना गहरा है और इस सवाल के जवाब के लिए इतना गहरा जाना पड़ेगा कि वो ये कह देगा कि कोई बात नहीं, अगली बार दे देना, आपकी बार फ्री में ले लो हीलिंग। तो आप लोग समझना, ये क्वेश्चन आप किसी से भी पूछ के देख लेना कि जो मैं दे रहा हूँ, आप मुझे दे रहे हो एनर्जी एज ए हीलर, वो क्या है
और जो मैं आपको दे रहा हूं वो क्या है। मनुष्य क्यों बना और मनुष्य ही क्यों ग्रोथ कर गया, मनुष्य ने ही आगे क्यों बढ़ा, मनुष्य ने ही इंजीनियरिंग विज्ञान और इतनी तरक्की क्यों करी, बाकी जीव जंतुओं ने क्यों नहीं करी। क्या हमारे जहन में कभी ये सवाल आता है? अगर हमारे जहन में सवाल आता है तो हम कह सकते हैं, एक ही शब्द है हमारे पास बोलने के लिए जो विज्ञान भी बोलता है, दैट इज कॉल्ड माइंड, दिमाग। अब दिमाग हमारे पास से ज्यादा डॉल्फिन के पास है और वो हमसे बहुत ज्यादा यूज करती है और इमोशन भी है, तो वो क्यों नहीं कुछ बन गई। उसके पास लिमिटेड रेंज है, वो पानी के बाहर नहीं आ सकती। हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी रेंज अनलिमिटेड है, हमारे पास आंसर है। लेकिन मनुष्य जब दो पैरों पे खड़ा हुआ था उसी दिन उसने एक चीज को चुन लिया था जिसका नाम है जीव से। जब वो जीव से मनुष्य बना तो उसने एक चीज को चुन लिया था, दैट इज कॉल्ड मैं अपना काम खुद करूंगा। क्या? जब वो दो पैरों पे खड़ा हुआ था तभी उसने इस बात को चुन लिया था कि अब मैं अपना काम खुद करूंगा, और उसने अपने दिमाग की शक्ति का यूज करना शुरू किया था मनुष्य ने। और दिमाग की शक्ति क्या है? कभी ना रुकने वाला एक प्रोसेस, अनंत। ब्रह्मांड क्या है? अनंत, कभी ना रुकने वाला एक प्रोसेस। और जब हमने इस अनंत की यात्रा को शुरू किया, जब मनुष्य ने इस अनंत की यात्रा को शुरू किया, तो उसमें जो सबसे बड़ा शब्द हमारे साथ जुड़ा, दैट इज कोल्ड। आज भी हम वही कर रहे हैं, और जब हम में से कोई पहला जीव मनुष्य बना होगा तब उसने भी यही किया था, दैट इज कोल्ड विस्तारवाद। हम क्या कर रहे हैं? विस्तार, विस्तार, विस्तार। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 15 साल पीछे। जो जिस स्टेट में बैठा है, जिस शहर में बैठा है, आंख बंद करके अपने शहर का नक्शा याद कर लो। 15 साल पहले कितना ट्रैफिक हुआ करता था, कितनी बिल्डिंग थी, शहर कितना बड़ा था, और माहौल क्या था। और 15 साल में हमने कितना विस्तार कर दिया, सिर्फ 15 साल पीछे जाने के लिए। जब हमने पहला शब्द बोला कि आप मुझे हथियार दो और मैं आपको गोश्त देता हूं, पहला लेन देन जो हुआ था वो गोश्त और हथियार का हुआ था। और उस लेन देन ने मनुष्य को दी थी क्या? एक नई भूख। जिसने गोश्त लिया उसकी भूख मिटी नहीं, और जिसने हथियार दिया उसकी भूख मिटी नहीं। दोनों के बीच में एक ऑप्शन क्रिएट हो गया। उसने कहा कि मुझे गोश्त चाहिए होगा तो अब मैं शिकार पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि शिकार करने में अगर हम 10 लोग जाते हैं तो वापस तो 8 ही आते हैं। जरूरी थोड़ी आप ही शिकार करके आओगे, कोई आप खुद भी तो शिकार बनते थे वहां पे, कोई आपका भी तो शिकार करेगा वहां पे। तो हम बिना रिस्क का काम करते हैं, और बिना रिस्क का मतलब होता है सर्वाइवल। क्या होता है मतलब? सर्वाइवल। हमने सर्वाइवल की तरफ मूव करना शुरू किया, और हमने कहा एक काम करते हैं ना, जानवर को मारने से अच्छा पेड़ की टहनी तोड़ लेते हैं या कोई पत्थर को तोड़ लेते हैं और एक हथियार का निर्माण करते हैं। हमने एक हथियार का निर्माण किया, और उस हथियार से हमने दूसरे के किए हुए शिकार को मारना शुरू किया। और यहां से शुरू हुआ मोल भाव, बार्गेनिंग। क्या शुरू हुआ? मोल भाव और बार्गेनिंग। लेकिन ये भूख थी, भूख हर रोज लगती थी, और भूख के साथ हमने एक भूख को जोड़ दिया। अब दो भूख। अब इसमें आप जेंडर की तो व्याख्या मैं नहीं कर सकता कि कौन मेल था और कौन फीमेल, लेकिन इस भूख से जो जन्म हुए, इन दोनों भूख ने मिलकर जो जन्म दिए आगे, वो गरीबी, दरिद्रता, ईर्ष्या जैसी चीजों को जन्म दिया, जिसने कि पैसे के सिक्के के बनने से पहले ही, एक सिक्का जब बना होगा उससे बहुत पहले उसके दो पहलू बन चुके थे, उसके अलग अलग रूप डिजाइन हो चुके थे। हमारे तौर तरीके, विचारधाराएं बिल्कुल अलग है सभी मनुष्य की। अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम पृथ्वी के सभी मनुष्य कर रहे हैं। उसके बाद हमने जब लेन देन स्टार्ट किया, तो इस लेन देन के साथ हम विस्तारवाद में थे। विस्तारवाद का मतलब है प्रजनन की क्रिया में हम कबीलों में रहने लगे, एक साथ रहने लगे, और हमारी आबादी बढ़ने लगी।
जब हमारी आबादी बढ़ने लगी तो ये लेन देन का सिस्टम जो था ये फेल हो गया। अब हमें अपना तौर तरीका बदलना था, और तौर तरीके में हमें क्या बदलना था? तौर तरीके के अंदर तौर तरीके को बदलने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? हमारे लिए जरूरी था मनी की फॉर्म को बदलना। मतलब हमें हम बाटर सिस्टम की तरफ मूव किए। बाटर सिस्टम का मतलब, पहले हम सिर्फ जानवर ही खाते थे, अभी हम खेती भी करते थे, अभी हमारे पास हथियार भी थे, अभी हमने कमजोर पशुओं को अपना गुलाम भी बना लिया था, जैसे कि भेड़, बकरी, गधे। और हमें चीजों की पहचान होनी लगी थी, तो हमने शुरू किया बाटर सिस्टम। बाटर सिस्टम का मतलब कि आपको क्या चाहिए? गेहूं चाहिए, आप ये ले लो, मुझे 20 बकरियां दे दो, और मुझसे ये ले लो बदले में। लंबे टाइम तक हमने बाटर सिस्टम को चलाया, ह्यूमंस ने। और जब हम बाटर सिस्टम को चलाते गए तो हमारी भूख और बढ़ती गई, और जहाँ पे शब्द आया और ज्यादा करूंगा तो और ज्यादा मिलेगा, और ज्यादा करूंगा तो और ज्यादा मिलूंगा, और साथ के साथ एक चीज जो बढ़ती चली गई जिसको बोला जाता है विस्तारवाद। विस्तार, कुछ नया, और उस कुछ नए में आबादी बहुत बड़ा फैक्टर था। आबादी हमारी बढ़ती जा रही थी, और जब हम बाटर सिस्टम के अंदर थे तो बाटर सिस्टम के अंदर चैलेंज आया कि हमारे दो लोगों के नजरिए और जरूरतें एक जैसी नहीं होती थी। ना तो मेरा नजरिया एक जैसा है, और ना ही मेरी जरूरतें एक जैसी हैं। अब भैया मेरे को तो नहीं चाहिए बकरियां, मेरे पास तो पहले से 10 बकरियां हैं, और वो कह रहा है कि मुझे आपसे गधे चाहिए। तो भाई मैं तो गधे नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे बकरियां नहीं चाहिए, मुझे तो ये चीज चाहिए। तो यहाँ से हुआ मनुष्य सेपरेट। हम क्या होने लगे? सेपरेट। जब हमारा सेपरेशन शुरू हुआ तब हमारे साथ जुड़ी एक चीज, ताकत। ताकत का मतलब कि तेरे पास ज्यादा या मेरे पास ज्यादा? उसके पास क्यों जा रहा है भाई, मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? लालच, ताकत, इसको भी बोला जाता है उस भूख के आने वाले जनरेशन। सिर्फ हम नहीं बढ़ रहे थे, पैसा भी आगे बढ़ रहा था हमारे साथ, डिफरेंट रूप में, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के अंदर। क्यों? अगर मैं आज आपके पैसे छीन लूं या आपसे धोखा कर दूं तो आप जिंदगी भर मुझसे बात करना नहीं चाहेंगे? क्या इतनी बड़ी जगह है पैसे की आपके इमोशन के अंदर कि आप एक व्यक्ति को ठुकरा देंगे? वो तब से हमारे साथ है जब से हमारा इमोशन बनना स्टार्ट हुआ है, और उसने हमारे साथ साथ चलना शुरू होना और अपने विस्तारवाद को महसूस किया है। इसीलिए शायद पैसा हमसे इतना जुड़ा हुआ है कि हम उस जंजाल को समझ ही नहीं पाते जो हमारे चारों तरफ है। सेकंड पे बढ़ते हैं। बाटर सिस्टम में हिसाब किताब रखना और सबको नाप तोल के रखना एक बड़ी मुश्किल बना आने वाले वक्त में। और इस मुश्किल का दूसरा बड़ा कारण था आबादी, क्योंकि आबादी बढ़ रही थी, लोग बढ़ रहे थे, और हमारी जरूरतें बढ़ रही थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे क्लास के अंदर। समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? ऐसा तो नहीं कहा था मैंने कि क्लास में पैसे दूंगा सबको, फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा। ओके, चलिए, समझना बहुत जरूरी है नियम को। अगर नहीं समझेंगे तो फिर हम धन के प्रति अपने नजरिए को कभी नहीं बदल पाएंगे, और धन के प्रति नजरिए को बदलने के लिए मेरा जुड़ाव कहाँ है वो समझना जरूरी है। जो मांस हमने खाया ना, वो लेन देन शब्द यूज करके खाया, तो वो लेन देन हमारे डीएनए के अंदर चला गया, एक मूलभूत विचार के साथ। जो हमने बाटर सिस्टम किया ना, लेना देना, विचार, ईर्ष्या, ये हमारा बनाया हुआ है। हमने इन सब चीजों को अपने अंदर आने दिया, और इस सब के साथ एक जो चीज जुड़ी हुई थी, दैट इज कॉल्ड, जिसको हम सो कॉल्ड एनर्जी बोलते हैं, दैट इज पैसा। पैसे का एक अलग रूप। इसके मनोविज्ञान को समझने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। जब ये चीज बहुत ज्यादा हुई तो हमने जो आज का इराक है, जो आज का इराक है, उस जमाने में वहां पे सबसे पहले सिक्के बनाए गए। क्या बनाए गए? सिक्के। सोने और चांदी को मिला के सिक्के बनाए गए, और अब लेन देन का जो हिसाब किताब था
वो धातुओं में बदलना शुरू हुआ, क्योंकि इस बीच शिकार करते करते हम डिफरेंट डिफरेंट धातुओं को पहचानने लगे थे, डिफरेंट डिफरेंट धातु के हथियार बनाने लगे थे। जब हम वहां तक पहुंचे, सिक्कों के लेन देन पे पहुंचे, तब हमारे व्यापार करने के तरीके बदलने लगे। और जब हमारे व्यापार करने के तरीके बदलने लगे तो हमारे जीवन में एक चीज आई जिसको बोला जाता है हिसाब किताब। क्या बोला जाता है? हिसाब किताब। भाई आपके पास कितने सिक्के हैं? मैथमेटिक्स, गणना। आपके पास कितने सिक्के हैं? मेरे पास इतने सिक्के हैं। फिर हमारे पास एक गणना आई, और गणना हमारे पास कैसे आई? एक मिट्टी का, जैसे हम स्कूल में जाते थे तो तख्ती लेके जाते थे, एक मिट्टी का जैसे चूल्हा बनाते, एक मिट्टी का हमने लेयर बनाया और उस मिट्टी पे हम डॉट बनाया करते थे, सिक्के छापा करते थे कि मेरे पास इतने सिक्के हैं और आपके पास इतने सिक्के हैं। और वहां से पैसा हमारे पास रुकने लगा। अभी तक पैसा चल रहा था, अभी तक पैसा हमारे साथ चल रहा था कि ये लिया और ये दिया, ये लिया ये दिया। अब यहाँ पे पैसा हमारे पास रुकने लगा और हमारी भूख बढ़ने लगी। जैसे जैसे पैसा हमारे पास रुकता गया, हम एक इनसिक्योरिटी में जीना शुरू हो गए। इनसिक्योरिटी समझते हैं आप? कि आज जोड़ लेता हूँ, आज भी वही भूख है कि आज ही इतना कमा लेता हूँ कि दोबारा कभी कमाने की जरूरत ना पड़े। ऐसा रात को सोने से पहले 100 में से 80 आदमी सोच के सोते हैं, एक ही बार इतना देते भगवान की दोबारा कमाना ही ना पड़े। फिर बेशक सारी जिंदगी में शिवाय या कोई मंत्र मेरे से बुलवाते रहना, मेरे को कोई चक्कर नहीं है, मेरे पास पैसा पड़ा होना चाहिए। इट मीन्स मनी इज ए सिक्योरिटी। मनी सर्वाइवल था और मनी सिक्योरिटी के अंदर कन्वर्ट हो गया। और जब ये भूख बढ़ने लगी तो हमारे अंदर की ईर्ष्या, अभिमान और कृतज्ञता, ईर्ष्या और अभिमान बढ़ने लगा और कृतज्ञता हमारे अंदर से खत्म होने लग गई। और हम सिक्कों के बदले इंसानों को भी बेचना शुरू करने लगे। सबने पढ़ा होगा अफ्रीका के बारे में, सबने पढ़ा होगा ब्लैक लोगों के बारे में कि कैसे उनको बेच दिया जाता था चंद सिक्कों के लिए, 2 सिक्कों के लिए, 4 सिक्कों के लिए। और वहां पे हम डिफरेंट फॉर्म के अंदर आ गए। जैसे जैसे इंसान बदलता जा रहा था, वैसे वैसे ही पैसा भी हमारे साथ बदलता चला जा रहा था। हम पैरेलल थे, एक पटरी के जैसे 2 सिरे होते हैं और दोनों कभी एक नहीं होते, ऐसे ही मनुष्य और पैसा हमेशा से पैरेलल रहा है, कभी एक नहीं हुआ। सिक्कों के बाद शुरू हुआ एक नया युद्ध। ये सिक्के संभाले नहीं जाते थे, सिक्के चोरी होने लगे, सिक्के लूटे जाने लगे, सिक्कों का हिसाब रखना मुश्किल हुआ। ये चैलेंज बहुत बड़ा था और लोगों ने इसके बाद एक कंट्री आई जिसका क्या नाम था, चंगेज खान। नाम सुना होगा आपने, मंगोलिया का। उसका जो पोता था उसने पहली बार कपड़े पे एक नोट बनाया, कपड़े पे एक नोट बनाया और कहा कि तुम अपना सोना दो और ये नोट ले जाओ। ठीक है, सोना दो और नोट ले जाओ। और उस नोट पे एक चीज लिखी होती थी जो आज भी लिखी होती है, IOU। ठीक है, मतलब ये नोट आपका नहीं है, ये आपको मुझे वापस देना है, आप मेरे कर्जदार हो। और सोना ले लिया करता था। अब लोगों के अंदर ये क्रेज बढ़ने लगा, लोगों ने वो सोना रखना शुरू किया, सोना देना शुरू किया, कपड़ा लेना शुरू किया, सोना देना शुरू किया, कपड़ा लेना शुरू किया। अब आप यहाँ से समझो क्या गेम हुआ कि कपड़ा तो पुराना हो जाएगा लेकिन सोना क्या पुराना होगा? ठीक है जी। धन के बहुत सारे रूप थे लेकिन धन में स्टेबिलिटी कहीं नहीं थी। पैसे के अंदर बहुत सारे रूप थे, मतलब पैसा भेड़ बकरियों को भी माना जाता था लेकिन स्टेबिलिटी नहीं थी, भेड़ बकरी मर सकते थे। ठीक है, पैसा अनाज को भी माना जा सकता था लेकिन मौसम के प्रति बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, अनाज खराब हो जाया करता था। पैसा सिक्कों को भी माना जा सकता था लेकिन सिक्के संभाले नहीं जाते थे, हिसाब किताब नहीं रखा जाता था। और उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया, भैया दे जाओ, कपड़ा ले जाओ और सोना दे जाओ, और जो नहीं मानता था उसको सोल की प्रमोशन करवा दी जाती थी, उस व्यक्ति की, मतलब उसकी गर्दन उड़ा दी जाया करती थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि लोगों के पास कपड़े के टुकड़े ज्यादा हो गए और सोना कम हो गया। एक नया सिस्टम आया, सो कॉल्ड
कोऑपरेटिव बैंक जो सबसे पहले चाइना में ही बना। आप अपना गोल्ड हमारे पास रखो और ये कपड़ा ले जाओ और जब कहोगे हम आपको वापस कर देंगे। हुआ क्या कि लोगों ने गोल्ड रखना शुरू किया, उन्होंने कपड़ा देना शुरू किया, लोगों ने गोल्ड रखना शुरू किया, उन्होंने कपड़ा देना शुरू किया, और ऐसा हुआ कि जितने का गोल्ड नहीं था उतने का कपड़ा दे दिया। ठीक है, और जब बारी आई लोगों की लेने की पैसे को, तो पता लगा जी उनके पास इतना देने का है ही नहीं जितना उन्होंने आपको लिख के दिया हुआ है। जितना उन्होंने आपको लिख के दिया हुआ है ही नहीं। मतलब पहला बैंक भी वहां बना और पहला बैंक करप्ट भी चाइना ही हुआ। हाँ, उसके बाद लोग वापिस आ गए सिक्कों पे और सोने पे। लोग वापिस आए सिक्कों पे और सोने पे, और दूसरी तरफ आविष्कार होने लगा तांबे के और पीतल के सिक्कों का। तांबे का और पीतल के सिक्कों का आविष्कार होने लगा। इस प्रकार पैसा धातुओं में कन्वर्ट होने लग गया। जब पैसा धातुओं में कन्वर्ट होने लगा तब भी अमीरी और गरीबी का जन्म हो गया। किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम। इधर विस्तारवाद चल रहा है, सोशलिज्म चल रहा है, क्रिटिज्म चल रहा है, और इधर आपका पैसे का रूप बदल रहा है, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। हम बिजी थे बच्चे पैदा करने में, हम बिजी थे विज्ञान बनाने में, हम बिजी थे एस्ट्रोलॉजी बनाने में, हम बिजी थे वो सब कुछ बनाने के लिए जो आज हमारे पास है। मतलब हमारे पूर्वज बिजी थे, और दूसरी तरफ पैसा अपना रंग बदलता चला जा रहा था, जो हमें बिल्कुल भी समझ आने नहीं मतलब हमें आ ही नहीं रहा था। और इसके बाद बहुत आगे जाके ब्रिटेन ने इस बात की गारंटी दी कि हम एक बैंक बनाएंगे, जितना सोना दोगे उतना ही कपड़ा हम बदले में, मतलब उतना ही तुम्हें कपड़ा देंगे बदले के अंदर, उससे ज्यादा नहीं देंगे। और लोगों ने इस बात पे यकीन तब किया जैसे उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई कि ये इस बात का हिसाब किताब रखेंगे। गवर्नर बॉडी बनाई गई, जैसे कि आज की डेट में आरबीआई है भारत के बैंक के ऊपर। और लोगों का विश्वास वहां पे बढ़ने लगा, और पैसे का लेन देन जो है बैंक के थ्रू स्टार्ट होने लगा। पैसा अब कागज में कन्वर्ट हुआ। किस में कन्वर्ट हुआ? कागज के अंदर। अब पैसे के दो रूप, ज्यादा बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन, किसी कंट्री के पास ज्यादा पैसा हो जाए तो महंगाई हो जाएगी, और कम पैसा हो जाए तो डिक्रीज हो जाओगे। पैसे के दो रूप, और दोनों ही रूप को बैलेंस नहीं किया जा सकता, और दोनों ही रूपों को बैलेंस करने के लिए एक नई चीज का जन्म हुआ, दैट इज कॉल्ड बैंकिंग सिस्टम। क्यों हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि जब तक मुझे नियम नहीं पता ना, तब तक कोई मेरे से शेयर मार्केट में लगवाएगा, कोई मेरे से बिटकॉइन में लगाएगा, कोई मेरे से मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर पैसा लगवाएगा, और मुझे पता ही नहीं है कि दौलत का नियम क्या है, दौलत कैसे पाई जाती है, दौलत कैसे कमाई जाती है, एंड मैं चलता ही रहूंगा। मतलब मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि मैं कर क्या रहा हूं अपने जीवन के अंदर। एक दुनिया थी जिसमें मुद्रा नहीं थी, एक दुनिया थी जो कॉमोडिटी मनी की मानी जाती थी। फिर एक दुनिया बनी जिसके अंदर सिक्का आ गया, फिर सिक्के ने ली कागज की शक्ल, और कागज की शक्ल लेने के बाद हमारी दुनिया जिस प्रकार से बदली, हमने, चाइना ने, अमेरिका ने, और क्या नाम है, ब्रिटेन ने, ऐसी कंट्रियों ने डॉलर अपनी अपनी करेंसीज बनानी शुरू करी। और एक दिन ऐसा आया कि लोगों का विश्वास, कभी इन्फ्लेशन बहुत हाई हो रही थी, कभी इन्फ्लेशन बहुत लो हो रही थी, कोई गरीब हो जाता था एकदम से, कोई अमीर हो जाता था, और सबको बैलेंस करने के लिए एक दिन फ्रैंकलिन ने एक नियम बनाया जो कि बदलाव ले आया हमारी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा। दैट इज गोल्ड। भैया गोल्ड अलग और कागज का नोट अलग। इस गोल्ड की पावर अलग और कागज के नोट की पावर अलग। अब तक, तब बना था ना डॉलर, अब तक गोल्ड से, धातुओं से पैसे की कीमत को आंका जाता था, और अब ये पावर दो रूप ले चुकी थी। अब इस पावर के दो रूप हो चुके थे, एक कागज का टुकड़ा, और दूसरा सेकंड इज व्हाट, आपका गोल्ड, चांदी, धातु का। अब पैसा दो रूपों में डिवाइड हो चुका था।
अब दोनों ही रूपों की आज भी बात कर लो, दोनों ही रूप बेजान है और दोनों ही रूप बहुत पावरफुल है। इसीलिए कहा जाता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसे ही बोला जाता है ना, अगर नोट को कोई सामान खरीदने के लिए ले जाओगे और वो सामान खरीद के लाओगे तो वो बहुत जानदार है, और अगर उस नोट को कागज का टुकड़ा समझो की तरह देखोगे तो वो बेजान है। अब यहाँ पे जब डॉलर और करेंसीज अलग हुई तब पैसे के अंदर एक क्रांति हो गई। हम पैसे को जेब में लेके घूम सकते थे, हम पैसे के साथ ट्रांजेक्शन्स कर सकते थे। अचानक से इन्फ्लेशन बदला और साथ के साथ बदला दुनिया का एक रूप। पिछले 125 सालों के अंदर हम झोपड़पट्टियों से निकल के बिल्डिंगों में आ गए, बुर्ज खलीफा बन गए, ट्विन टावर बन गया, लंदन का आईफिल टावर बन गया, और फिर पता नहीं क्या 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 हम बनाते चले गए। और इतनी फास्ट हुई मनी का दूसरा रूप आते ही दुनिया इतनी फास्ट हुई, इतनी फास्ट हुई कि आज आप देख रहे हैं कि 125 साल पीछे का इतिहास, सिर्फ 125 साल 150 साल पीछे का इतिहास आप ले लीजिए। जो लोग क्लास में 70 साल से ऊपर की उम्र के व्यक्ति हैं वो भी हैंड रेज करके बता सकते हैं कि 70 साल पहले क्या था और आज क्या है। कितनी बड़ा चेंज दुनिया के अंदर आया, बट ये कोई नहीं समझ पाया एनर्जी कौन सी है भाई, गोल्ड वाली या कागज वाली। एनर्जी घुसी कहाँ से बीच में मनी के साथ, और फिर भी कोई अमीर बनता चला गया, कोई गरीब बनता गया, किसी ने सबको लूट लिया और फिर वो खाली हाथ चला गया सिकंदर की तरह, और कोई खाली हाथ बैठा साईं बाबा की तरह फकीर बन के हंसता रहा। किसी को समझ में नहीं आया कि एनर्जी का प्रोसेस क्या है, मतलब ये अपना रूप कब बदलती है, ये किस बिहेवियर के साथ जुड़ती है और किस बिहेवियर के साथ नहीं जुड़ती है। इसका जो रूट कोज है वो हमारे ब्रेन के अंदर जुड़ा कहाँ है। सफर यही नहीं हुआ खत्म, सफर ये हुआ कि पहले लोगों की रेस थी, फिर शहरों की रेस हुई, फिर देशों की रेस हो गई, और ये रेस इतनी बड़ी कि पैसे का एक और जन्म हुआ और पैसा बना डिजिटल। पैसा बना डिजिटल और इतना स्ट्रॉन्ग डिजिटल कि भाई सच्ची दिल से बता रहा हूँ कि अगर आप मेरे अकाउंट में इस टाइम 1 लाख रुपए भी डालोगे ना तो फील नहीं आती जो नोटों में आती थी। नोट गिनने में जो फील आती थी ना वो फील गूगल पे में आती ही नहीं है कि भैया 1 लाख रुपए आए, हाँ ठीक है आए हैं रख दो। ना देने में फील आती, देते हुए भी एक इमोशन होता था ना जब आप किसी को पैसे देते थे गिन के, अरे भैया कम कर लो, ये तो बहुत ज्यादा इतने सारे नोट देते हुए लगता था कि जेब खाली हो रही है। आज नहीं आते, लो भैया कोड पे किया, खत्म कहानी। इमोशन कम हो गया पैसे के साथ थोड़ा, और ये चेंज आया डिजिटल से। जब पैसा डिजिटल हुआ दुनिया की रफ्तार और पैसे की रफ्तार 100 गुना बढ़ी। फिर तो मोदी जी ने भी कह दिया कि भैया पैसा डिजिटल हो रहा है और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है भारत को। मतलब कहाँ बैठ के और कहाँ की बात बोल दी और बना भी दी। ऑलमोस्ट वी आर रीच, लेकिन बोला, वो बोलने की शक्ति कहाँ से आई, पता कैसे चला कि इतनी स्पीड पे जाएगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला, $40 की एक चीज 45 करोड़ की हो गई 2011 से 2021 के सफर में। बिटकॉइन, जिसको किसी ने आज तक देखा ही नहीं, जिस करेंसी को किसी ने देखा ही नहीं, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल करेंसी, जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन से बिल्कुल अलग है, जिसको हमने देखा ही नहीं, उसकी तो रफ्तार ही बिल्कुल अलग थी और वो कहां से कहां पहुंच गई। और इस सब के बीच में क्या रहा, जुड़ा हमारे साथ हमारा विस्तारवाद। हम विस्तार करने में बिजी थे और पैसा इतने रूप बदल के चला गया कि हम समझ ही नहीं पाए। 50 पैसे आज से 50 साल वालों के लिए 50 पैसे खर्ची हुआ करती थी। आज से 30 साल वालों के लिए 5 रुपए खर्ची हुआ करती थी। आज से 20 साल वालों के लिए 10 से 20 रुपए खर्ची हुआ करती थी। आज के बच्चे को कितनी खर्ची देते हो आप, कितनी खर्ची में वो स्माइल पास करके चला जाता है, एटलीस्ट 100 रुपीज। 50 पैसे से 100 रुपए, ये तो अब मिनिमम बता रहा हूं जी मैं। वो 50 पैसे वाला संतुष्ट था, संभाल के रख लेता था।
गुल्लक भी हुआ करती थी। ये 100 रुपए वाला संतुष्ट नहीं है, ये उड़ा के आएगा और उसको कोई फिक्र नहीं है। इसका सपना उस 50 पैसे वाले से 1000 गुना बड़ा होगा। अरे एक दिन मेरे पास BMW कार होगी, जगुआर होगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। कौन ड्राइव कर रहा है? हमने तो ऐसी पेरेंटिंग नहीं दी, हमने तो ऐसी एजुकेशन भी नहीं दी। कौन ड्राइव कर रहा है? कौन है जो हमें इन्फ्लुएंस करके लेके जा रहा है? ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी, मतलब ये समझ लीजिए, ऐसी कौन सी भाषा है जो हमें समझ में नहीं आ रही है। एक भाई साहब ने डाला है कि 2009 में बिटकॉइन कितने का था और 2020 में कितने का है। आप खुद देखिए। अगर हम गणित को समझ के इतने बड़े बड़े आविष्कार कर सकते हैं और जमीन पे बैठ के 9 ग्रहों को ढूंढ सकते हैं और ब्रह्मांड की खोज कर सकते हैं, एक आदमी कुर्सी पे टेढ़ा बैठ के, जिसके हाथ पैर काम नहीं कर सकते, ब्लैक होल को खोज सकता है, तो पैसे की ऐसी कौन सी भाषा है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं? कोई लैंग्वेज ही तो होगी जिसको हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी क्या शक्ति है उन लोगों के पास जो बहुत गिने चुने हैं? ऐसा कौन सा रहस्य उनके पास है, ऐसा कौन सा सीक्रेट है कि भैया उन वो सड़क से गिरे हुए पैसे नहीं उठाते, वो करोड़ों रुपए का नुकसान नहीं उठाते, वो हेलीकॉप्टर गिफ्ट में दे रहे हैं, बड़े बड़े डायमंड मतलब गिफ्ट में दे रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो गरीबी नहीं होते, उनको गरीबी से भय ही नहीं लगता। ऐसी कौन सा गणित है जो हमें समझ में नहीं आता? और अमीर बनने की चाहत हम सबके अंदर बराबर की है, ये तो हम सब समझते होंगे कि अमीर बनने की चाहत हम सब में बराबर की है। लेकिन क्या ये सवाल पूछने की चाहत हम सब, इस सवाल का जवाब ढूंढने की चाहत हम सब में से किसी ने? वो बिलियनियर है, सवेरे 5 बजे उठता है, तो मैं भी उठूंगा तो बिलियनियर बन जाऊंगा। अमीर आदमी ही गोल्फ खेलेगा, गरीब का बैट बॉल किसी काम का नहीं, गुल्ली डंडा किसी काम का नहीं। ऐसे कैसे? वो गिने चुने हैं, हम करोड़ों और अरबों हैं। ऐसा क्या है उनकी लैंग्वेज में जिसको हम डिकोड नहीं कर पा रहे? सो समझने के लिए भी हमने कोशिशें करी, करो जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करो, मैनिफेस्ट करो, ये करो, वो करो। फिर भी क्या होता है कि कोई, जैसे 125 करोड़ की जनता में 11 लोग खेलने जाया करते थे और वो इंडियन की क्रिकेट टीम कहलाया करती थी। वही होता है जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टाइजेशन, मेडिटेशन, सब कुछ करके देखते हैं तो 10-11 निकल जाते हैं, वो ऊपर करीम सी, और बाकी सब वहीं तक जाते हैं। ऐसा कौन सा बिलीफ सिस्टम है हमारी बॉडी और ब्रेन के अंदर जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता? ऐसा उस लैंग्वेज के अंदर क्या है कि जिसे अनपढ़ पढ़ पा रहे हैं और हम पढ़ लिख के नहीं पढ़ पा रहे हैं? ऐसा उस लैंग्वेज के अंदर क्या? आईआईटी, आईआईएम, दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं और वो फक्र से कह रहे हैं कि भैया मैं तो 10वीं में फेल हो गया था और आईआईटी वाले बच्चे, आईआईएम वाले बच्चे उनके अंडर में बैठ के जॉब कर रहे हैं। ऐसा उस लैंग्वेज के अंदर क्या है जो आईआईटी वाला और आईआईएम वाला नहीं पढ़ पाया और वो पढ़ गया बड़े आराम से बंदा, उसको समझ में आ रहा है? कुछ तो सीक्रेट होगा, कोई तो रहस्य होगा, कोई तो प्रिंट होगा उनके ब्रेन के अंदर, कहीं कोई तो शक्ति होगी उस लैंग्वेज को डिकोड करने की, कोई तो नियम होगा। वही सीखेंगे हम अगले 41 दिन। अब 40 हो गए, आज से 40 हो गए वो दिन, वही सीखेंगे हम। एंड इसको सीखने के लिए ना, मैं एक बात कहता हूँ बहुत क्लियर, बहुत शिद्दत चाहिए, बहुत शिद्दत चाहिए इन चीजों को सीखने के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग मनोबल चाहिए। और इतना स्ट्रॉन्ग चाहिए कि जैसे सोने को सोना बनने के लिए 110 डिग्री पे तपना पड़ता है और हथौड़े को हथौड़ा बनने के लिए तपना पड़ता है, लोहे को जब फॉर्म देते हैं, और हथौड़े से सोना बनाया जा सकता है। ये कहावत अमीरों ने सिद्ध कर दी। हम हथौड़े हैं, हम मेहनत करते हैं, हम लोहा हैं, और वो लोग सोना बनते हैं, हम उनके लिए सोना बनाते हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? क्यों? आप डाउन जा रहे हो, वो अप जा रहे हैं, आपकी इकोनॉमी गिरती जा रही है, उनकी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है,
हमारी सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं, उनकी छोटी सी कोशिश कामयाब हो रही है। उन्होंने कहा ये लो जियो। जियो मतलब कौन जिएगा इससे? उनकी तो इकोनॉमी बढ़ गई जियो बेचते ही। हम वहीं अटक गए। अरे भैया पहले तो 199 का रिचार्ज करवाते थे, अब 299 का करवाना पड़ रहा है। क्यों? कि जियो है। हम सोचते और समझते मर गए कि मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, और वो लोग 97 साल के होके भी ये कहते हैं कि यस आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। अडवाणी जी का एग्जाम्पल ले लो आप। बूढ़ा मानते हो आप उनको? ही इज ओल्ड? नो। सारी लग्जरी है, सब कुछ है, ओल्ड कैसे कह सकते हो? और जब तक रहेंगे राजा की तरह रहेंगे। ऐसा क्या रहस्य है? आप कहते हो वो हमसे मेहनत ज्यादा करते हैं। भैया ज्यादा पैसा होगा तो थोड़ी जिम्मेदारी तो बढ़ेगी ही। अगर प्रधानमंत्री बनोगे तो 6:30 बजे जाके तिरंगा तो फहराना पड़ेगा ही। आप नहीं फहराओगे तो कोई और फहरा के चला जाएगा। कोई भी चीज अगर आपके पास है तो आपको संभाल के रखनी पड़ेगी। वो लैंग्वेज हम डिकोड करेंगे अगले 40 दिन के अंदर। अगले 40 दिन हम वो तपस्या करेंगे। जैसे कहते हैं कि विपाशना मेडिटेशन जब हम करते हैं तो हम कहीं खो जाते हैं। हमें समय का, दिन का, टाइम का कोई हिसाब नहीं रहता। हम कहीं खो जाते हैं और एक डिफरेंट वर्ल्ड में ही अपनी कनेक्टिविटी को महसूस करते हैं। ऐसे ही हम जब ये क्लास करेंगे इसी शिद्दत के साथ करेंगे। एक चीज के लिए मैं माफी चाहूंगा कि मैंने जूम 100 लोगों को ही रखा है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, वो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। सिंपल सी बात है, आपकी लड़ाई थी कि भैया जूम पे आओ और मैं चाहता था कि आप लोग यूट्यूब पे आओ। तो हमने फैसला कर लिया कि जिसका नंबर लगा वो जूम पे आओ और जिसका नंबर ना लगे वो यूट्यूब पे आओ। ये सही है ना? ठीक है जी। आज आपकी बारी है, कल किसी और की आ सकती है स्क्रीन के ऊपर। और आज वो यूट्यूब पे हो सकते हैं, कल आप हो सकते हैं। इसके पीछे का रीजन बड़ा सिंपल सा है कि हम चीजों को सीरियस लें, उसके लिए एक डिसिप्लिन होना जरूरी है। ठीक है जी। और वो डिसिप्लिन लाने का एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया जूम के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। एक ना अंदर आग होनी चाहिए। वो आग तभी आएगी जब 9:30 बजे पता होगा कि भैया नंबर नहीं आएगा 9:40 को। फिर मामला कहीं और चला जाएगा। बस मैं मजबूर हूँ कि मुझे वो आग लगानी पड़ी। मैं लगाना नहीं चाहता था। मैं तो चाहता था कि हम सब एक परिवार की तरह या तो जूम पे रहे या यूट्यूब पे रहे। जूम पे आ जाता था तो आप लोग यूट्यूब पे नहीं आते थे, और यूट्यूब पे आ जाता था तो आप लोग मर्जी के मालिक जी, आ जाएंगे कल आएंगे, अभी खाना बनाना है, अभी ये करना है, सुबह देख लेंगे। मामला इजी हो गया था बहुत ज्यादा। तो क्या कहते हैं कि जब सड़क पे गाड़ी तेज चलानी हो तो गाड़ी के नट, पानी, पेट्रोल, तेल सब चेक कर लेना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा नट टाइट किया अपनी क्लास के अंदर, और कुछ भी नहीं है जूम पे रहने का हमारा मतलब। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। और एक लंबे ब्रेक के बाद हमने ये सीजन स्टार्ट किया है, और इस सीजन के अंदर हमने उस मुद्दे को उठाया है जो कि समाज को मजबूत करने में सबसे बड़ा होगा। मैं एक बात की गारंटी देता हूँ कि इस क्लास से एक दो नहीं, कम से कम 10-20 बिलियनियर तो पक्के निकलेंगे। ये मैं लिखित में दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा ये बिलीफ सिस्टम है कि जो कंटेंट आपके पास आने वाला है ना, ना तो आज से पहले किताबों में आया है, और ना ही ये कंटेंट कोई आपको इतनी शिद्दत से सिखाएगा। सिखाएगा तो मैं भी उसका शिष्य बन जाऊंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि वो सिखाए। बट मेरा, अगर मैं सो जानता हूँ तो मैं 1000% देने की कैपेसिटी रखता हूँ इस क्लास के अंदर, और मैं आप लोगों को शिद्दत से वो सारी चीज दूंगा। सब्जेक्ट टू कि हम प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस के टाइम पे। और अभी तो सोने का टाइम ही नहीं है, सर्दी आ गई है। सर्दी के अंदर गर्मी का एहसास तभी होगा जब हम अपनी अफर्मेशंस बोलेंगे, जब हम नए साल की तैयारी 1.5 महीना पहले कर रहे हैं। ठीक है। सोचो कि 10 साल बाद हमारी क्लास कैसी होगी, कि नए साल आया ही नहीं हमारे जीवन के अंदर, हर दिन ही नया साल हो जाएगा। ऐसे ही 15-15 दिन खिसकाते जाएंगे तो 10 साल बाद तो हम नए साल को आने ही नहीं देंगे, हर दिन ही हमारे जीवन के अंदर नया साल हो जाएगा। तब हमारा एंथुसिज्म का लेवल क्या होगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान, सुख समृद्धि, धन दौलत, ऐश्वर्य, अच्छी सेहत, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी हमारी ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पे आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मैं इंतजार करूंगा। एक क्लास
2 बार अगर आप सुनेंगे, मेरे लिए नहीं, अपने लिए 2 बार, तब आपके दिमाग में पूरी बात आ जाएगी। अदरवाइज आधी बात ऊपर से निकल जाती है। तो मेरी आपसे विनती रहेगी, इस समय इन्वेस्ट योर टाइम एंड गेट whatever number you want in terms of money. Okay, thank you जी। मुकेश गोयल जी। नमस्कार सर, नमस्कार, सभी को प्रणाम। और एक चीज की तो मुझे आप बिल्कुल दिखाई नहीं उम्मीद दे रहे हो नहीं थी। सर। सर सर दिखाई दे रहा, सर दिखाई दे गया सर। मैं हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। और ये अच्छा, मैं एक बात से तो बहुत खुश हूँ, 9:55 पे मैंने जब ज्वाइन किया तो 100 शीट फुल। भाई वाह, मैंने कि 2 साल पहले की बातें अब कमाल कर रही हैं, कमाल कर रही हैं, कमाल कर रही हैं। नहीं आशीर्वाद सर, बनाए रखो सर, अपना अच्छा सर आशीर्वाद एक चीज, हमारे ऊपर बनाए रखिए। अच्छा सर एक चीज और है, वो 369 की सर क्लास पूरी कर लो, चाहे उसको पेड में कर दो रखे सर। हुए आप अभी तक। नहीं सर, 369 की कमाल क्लास है, उसको पेड क्लास कर दो सर, और उसको कंप्लीट करो पूरा। सर वो आधा 369 के ऊपर जितना कंटेंट मैंने आप लोगों को बताया है, वो मैंने तब भी आपको बताया था कि दैट इज 10% ओनली। ठीक है, अरे तो तभी तो कर रहा हूँ कि 90% दो ना सर। उस फॉर्मूले में बहुत जान है, पर बात वही है, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ दूध पिलाती नहीं अरे है। सर क्या ये सर, ऐसी बात मत करो प्लीज। आपको जो अमाउंट डिसाइड करनी है कर लो, ठीक है जी। नहीं सर, और सुनिए, मैं सर, मैं कुछ नहीं अमाउंट एक डिसाइड मिनट नहीं आप करूंगा। सुनिए तो सही मेरी बात। हाँ और जितने बच्चे आपके साथ जुड़ जाएं, आप जोड़ सर, यहाँ देना पे और मेरे को बता देना कब क्लास करनी है, मैं क्लास आपको सर यहाँ पर अभी भी 98% बैठे हुए हैं, और वो मुझे नहीं लगता उनमें से कोई मना करेगा, क्योंकि 369 का जो फॉर्मूला हमने 2 साल 1.5 साल पहले किया था, वो 10% मिला था। वो हमको चाहिए 100%। बीच में आपने 100% तो टेरो नहीं है की सर क्या अपने कहते हैं पास। क्लासेस दी। 100% तो मेरे पास भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि 100% जिसको मिल जाएगा वो क्लास ले ही नहीं रहोगे हम बैठ के। अरे हाँ, सर, जितना है उतना मैं दे दूंगा। हाँ तो सर वो 90% तो चाहिए ना। हाँ, वो मैं आपको जरूर करेंगे हम उसके ऊपर बात सर। 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं प्लान करता हूँ कोई कोर्स बना के उसका। वी विल डू इन सैटरडे संडे के बीच में हम कभी करेंगे। नहीं सर वो जरूरी है सर, वो क्योंकि वो खटकती है चीजें। पक्का करेंगे सर। सर आप एक कोर्स और कर लो उससे पहले, तब भी आपको 369 की काफी नॉलेज होगी सर। स्पिरिट के साथ कैसे बात करते हैं, आत्माओं के साथ कैसे बात करते हैं। और फिर आप निकोला टेस्ला जी की आत्मा को बुलाइए, उनको बोलिए मुझे 369 100% सिखाइए, उसके बाद ही मैं आपको जाने दूंगा। ठीक है जी। सर देखिए मैसेज क्या आ रहे हैं, जरा मैसेज में देखो। मैं अभी 96 लोग बैठे हुए हैं, और मुझे नहीं लगता। देखिए सर, 1000 रुपए सर लिख के भी आ गए। सर जब निकोला टेस्ला जिंदा था, नहीं नहीं आपको नहीं नेट सर पे सर सर रिसर्च सर करनी सर है। सर 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 मैं बहुत ही, एक मैं छोटी बहुत सी खुल के। रिसर्च करनी है, जब निकोला टेस्ला जिंदा था और जब वो 369 के फॉर्मूले पे काम कर रहा था, जब वो काम कर रहा था, तब उसने कितने करोड़ की फंडिंग ली थी उस जमाने में। आपको बस ये रिसर्च करके कल आंसर देना है, फिर मैं आपको डेट सर अनाउंस। सर 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 वो मुझसे अभी सुन लो। वो पैसा किसी और काम के लिए लिया गया था, उसने 369 पे खर्च कर दिया। दिया ना कुछ बदले में। नहीं तो सर बदले में उस बेचारे उसका तो नुकसान कर दिया उनने, कि बिजली के लिए पैसा लिया, 369 पे खर्च कर रहा है। इसकी भी हिस्ट्री है, क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग। आप हाँ मेरे को 1-2 दिन का समय दीजिए सर, मैं आपको बताता हूँ 369 के लिए हम कब मतलब आगे बढ़े। नहीं सर, करनी है, बताना नहीं है। जी सर, करेंगे। आप अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखे, हम जरूर करेंगे। पक्का नहीं, सब आशीर्वाद बनाएंगे। आपको आपके आशीर्वाद की जरूरत है, हमारे आशीर्वाद की आपको जरूरत नहीं है। आपके आशीर्वाद की हमें जरूरत है। सर मैं आपसे छोटा हूँ, मुझे आप अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं पक्का सर क्लास ये आपको क्या क्या मार करवाऊंगा। देते हो। धन्यवाद जी। प्रणाम। प्रणाम जी, नमस्कार सर। प्रणाम कैसे हैं? आकाश जी, काफी समय के बाद में आपके दर्शन हुए। हाँ जी आपके सर। बर्थडे पे विश किया था दिल्ली, पर हाँ उस जी, हाँ दिन जी आप सर। व्यस्त थे। बिल्कुल जी। आ, हमें भी कसार आपका देवी कब आशीर्वाद ले जा प्राप्त। रहे हैं? हाँ जी। कसार देवी कब ले जा रहे हैं? कसार देवी तो बर्फ पड़ चुकी है सर अब। हैं?
बर्फ पड़ गई होगी इस टाइम तो अब तो फरवरी में ही होगा। मार्च सर में चलेंगे नमस्कार सर। सर, नमस्कार रवि जी। मार्च नमस्कार। मार्च में चलेंगे सर, मार्च में। तो अगर नहीं तो फिर अगर आप नेपाल जाते तो मैं नेपाल आता हूँ। नेपाल भी नेपाल नेक्स्ट कब है ईयर है क्लासेस? सर। है नेपाल भी नेक्स्ट ईयर है मेरा, ठीक। अगले साल है। नहीं तो रवि चलो जी, मेरे साथ अफ्रीका। हाँ र- चलते हैं सर, अफ्रीका चलते हैं। रवि जी अफ्रीका कसार देवी बहुत, पक्का कसार चलेंगे देवी सर, बहुत, अफ्रीका चलते हैं। कसार देवी बहुत इनविटेशन है अच्छी जगह अफ्रीका है, के मैं लिए। साथ में गया हुआ हूँ। पक्का चलेंगे सर। रवि जी, मैं जी कसार जी देवी गया हुआ हूँ सर के साथ में। कसार देवी कमाल जगह है, इनको बोलो लेके जाएंगे। चले। और आप जो कह रहे हैं पेड क्लासेस में मैं तैयार हूँ। सर अभी तो पैसे के रूप में आपको समझा रहा हूँ। अभी मनी ने अपना रूप बदल लिया, अफ्रीकी क्लास के अंदर पेड क्लास आ गई है। यही है वो चर्चा जो हमें अगले 40 दिन करनी है। एग्जैक्टली यही चर्चा है वो सारी की सारी, कि मनी कैसे हमारे हंगर को बढ़ाती है। अब वो हंगर किस टाइप का है वो डिपेंड करता है। अब वो 369 की भूख है, या खाने की भूख है, या सर्वाइवल की भूख है, यही सब हमें डिस्कस करना है। दीपक पवानी जी कैसे हो सर? नमस्कार जी। मैं बहुत दिनों के बाद में सर, अपना ये इसका जो कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा कर दीजिए प्लीज। मैं भी आज अपना ये YouTube पे तो लिंक ज्वाइन नहीं हुआ, और आपका YouTube का बिल्कुल लिंक नहीं था आज तो मैं देख ही नहीं पाया आपका। तो ये प्लीज रिकॉर्डिंग डाल देना तो मैं देख पाऊँ ये। और दूसरी बात, आपसे कभी बात कर सकता हूँ वो आप बता दीजिए। देखो जी, उसके लिए बात आपसे करने वाली बहुत शिकायत तो सबकी खत्म हो गई है। फोन तो मैं सबके उठाता हूँ। नहीं हुई है, नहीं हुई है। मेरे तो फोन तो मेरे आते फोन हैं में भी एक भी मिस आपको कॉल नहीं होगी। फोन में सर सबके उठाता हूँ। सर ठीक है नहीं 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 सर आती है, आप फोन नहीं उठा रहे। आप कल कर लीजिएगा 11 से 12 अभी बजे के बीच में। ठीक है सर, कोई बात नहीं। और बताइए कैसे चल रहा है? सब बहुत बढ़िया चल रहा है, आपका आशीर्वाद है। और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें सर। यस सर, लेकिन सर अपने जूम को कुछ बना दीजिए ज्यादा, जैसे पहले किया था। तो क्योंकि लिए अभी बहुत 100 हो गए थे तो ज्वाइन नहीं कर पाया। प्लीज रिक्वेस्ट। प्यास लगी रहने दीजिए। जी और 100 नहीं कीजिए, 100 से थोड़ा ऊपर कर दीजिए। चाहे 100 के वो ऊपर कर दीजिए थोड़ा। चाहे अध्यात्म हो और चाहे कोई दूसरी चीज, प्यास जगी रहनी चाहिए। और मनी का भी एक नियम है जो हमें आगे समझ में आएगा, दैट इज कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई। समझ रहे हैं? तो ये जो जूम का कटआउट हुआ है वो हाँ लेकिन डिमांड और फिर सप्लाई के ऊपर ही हुआ है। जी सर, लेकिन फिर यूट्यूब पे चालू कर दीजिए। यूट्यूब पे यूट्यूब पे आएगी सर आज नहीं क्लास, था। यूट्यूब पे डेफिनेटली आएगी, आप चिंता ना कीजिए। आपको जरूर मिलेगी क्लास, और आपको में भी क्लास का लाइव लिंक चालू भी कर दीजिए मिलेगा। ना। यूट्यूब का लाइव भी चालू कर दीजिए प्लीज, अगर ये रिक्वेस्ट है। जरूर सर, आज मैं यूट्यूब इसके का ऊपर लाइव नहीं जरूर था। काम करूंगा। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिए, इसमें मैं जरूर काम करूंगा सर। यस, थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू जी। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं सेम टाइम के ऊपर। और कल हम धन के कुछ नए रहस्य और नए नियमों के बारे में जानकारी लेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पे। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें।